चलो ऑल सेट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पावर सप्लाई। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये टॉपिक है। चलिए इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि भाई इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने लिख रखा है कि इट कैन बी ईदर प्रोवाइडेड बाई एसी और बैटरी। अब देखो पावर सप्लाई की बात चल रही है, पावर सप्लाई है तो पावर कैसे दिया जाएगा, या तो एसी से या तो डीसी से। सेकंड पॉइंट हमने लिख रखा है कि अ ट्रांसफार्मर चेंज द एसी मेन वोल्टेज टू अ रिक्वायर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे हमको जरूरत पड़ती है एक ट्रांसफार्मर की। जब भी हम पावर सप्लाई की बात करते हैं तो वहां पे हमको जरूरत होती है एक ट्रांसफार्मर की। क्यों जरूरत होती है? ताकि हमको रिक्वायर्ड वोल्टेज का जो अमाउंट है वो हमको मिल पाए। थर्ड पॉइंट हमने लिख रखा है कि अ रेक्टिफायर कन्वर्ट एसी इंटू डीसी बट द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर कैन बी फ्लक्चुएटिंग। क्या बोला हमने कि देखो रेक्टिफायर क्या करता है ना, रेक्टिफायर हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, बट इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि रेक्टिफायर करता क्या है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखिएगा, परफेक्ट डीसी में नहीं करते। बट द आउटपुट रेक्टिफायर क्या बोला है, बट द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर कैन बी फ्लक्चुएटिंग। सही बात है, क्योंकि देखो आइडियल जो डीसी होता है, या हम बोलते हैं कि परफेक्ट जो डीसी होता है उसकी वोल्टेज या करंट फ्लक्चुएट नहीं होती है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ती या घटती नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमको रेक्टिफायर के थ्रू जो हमको आउटपुट मिलेगा, जिसको हम डीसी बोल रहे हैं, वहां पे आउटपुट जो है ना वो फ्लक्चुएट होते रहेगा, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, इस टाइप की चीजें रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिख रखा है कि अ वोल्टेज रेगुलेटर इज नेसेसरी टू मेंटेन द कांस्टेंट आउटपुट डीसी वोल्टेज। अब बात यहाँ पे हमने क्या बताया कि रेक्टिफायर तो क्या करता है कि नॉन अल्टरनेटिंग में बदल देता है, लेकिन कांस्टेंट वोल्टेज तो नहीं देगा। तो कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हम क्या यूज करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है कि ब्लॉक डायग्राम फॉर पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का जो ब्लॉक डायग्राम होगा उसमें हमने क्या ले रखा है कि पावर सप्लाई हम देंगे, बाद में हम एक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, हमको रिक्वायर्ड वोल्टेज या रिक्वायर्ड करंट में कन्वर्ट कर देगा उस पावर सप्लाई को जो हम पावर हाउस से लेकर आ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पे देखो आपको दे रखा है, यहाँ पे वेव फॉर्म भी बना रखा है कि वेव फॉर्म आपने क्या मिला, साइन का था। साइन जैसा ही हमको मिला, क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड को बदल रहे हैं, ग्राफ का नेचर नहीं बदल रहा। एनीवे नाउ हमने रेक्टिफायर यूज किया। रेक्टिफायर ने क्या किया, इस अल्टरनेटिंग पार्ट को नॉन अल्टरनेटिंग पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमारे पास यहाँ देखो, जो आपका तीसरा यहाँ पे ग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ, आपको कर्सर यहाँ पे दिख रहा होगा है ना। तो इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे कभी भी करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू अल्टरनेट नहीं हो रही है, हमेशा क्या है, ऊपर ही है, मतलब पॉजिटिव हाफ मिल रहा है यहाँ पे या नेगेटिव हाफ मिल रहा होता। एनीवे उसके बाद हमने यूज किया है फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा कि इस कर्व को स्मूथ करेगा। हम लोग क्या चाहते थे, आइडियल डीसी चाहते थे। आइडियल डीसी कैसा होता है, जिसकी वोल्टेज सप्लाई और करंट की जो सप्लाई है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर। अलग अलग टाइप के फिल्टर है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आपने यूज किया है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है कि इस फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज को, जो कि आपका चौथा नंबर का जो ग्राफ है, इसको कन्वर्ट कर देता है एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई में, और बाद में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे एक डीसी आउटपुट मिल जाता है। तो ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है। अब हम बात करते हैं रेक्टिफायर के बारे में। को नॉन अल्टरनेटिंग करंट बना देते हैं, और नॉन अल्टरनेटिंग करंट एक डीसी का कैरेक्टर है, तो डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, उसके बाद हम लोग रिपल फैक्टर वगैरह पढ़ेंगे। तो रिपल फैक्टर में मैं बताऊंगा कि डीसी में एसी का जितना कंपोनेंट मिक्स होता है उसको हम रिपल बोलते हैं। एनीवे नेक्स्ट पॉइंट हमने लिख रखा है कि अ वोल्टेज रेगुलेटर इज नेसेसरी टू मेंटेन द कांस्टेंट आउटपुट डीसी वोल्टेज। अब बात यहाँ पे हमने क्या बताया कि रेक्टिफायर तो क्या करता है कि नॉन अल्टरनेटिंग में बदल देता है, लेकिन कांस्टेंट वोल्टेज तो नहीं देगा। तो कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है कि ब्लॉक डायग्राम फॉर पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का जो ब्लॉक डायग्राम होगा उसमें हमने क्या ले रखा है कि पावर सप्लाई हम देंगे, बाद में हम एक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, हमको रिक्वायर्ड वोल्टेज या रिक्वायर्ड करंट में कन्वर्ट कर देगा उस पावर सप्लाई को जो हम पावर हाउस से लेकर आ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पे देखो आपको दे रखा है, यहाँ पे वेव फॉर्म भी बना रखा है कि वेव फॉर्म आपने क्या मिला, साइन का था। साइन जैसा ही हमको मिला, क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड को बदल रहे हैं, ग्राफ का नेचर नहीं बदल रहा। एनीवे नाउ हमने रेक्टिफायर यूज किया। रेक्टिफायर ने क्या किया, इस अल्टरनेटिंग पार्ट को नॉन अल्टरनेटिंग पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमारे पास यहाँ देखो, जो आपका तीसरा यहाँ पे ग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ, आपको कर्सर यहाँ पे दिख रहा होगा है ना।
तो इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे कभी भी करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू अल्टरनेट नहीं हो रही है, हमेशा क्या है, ऊपर ही है, मतलब पॉजिटिव हाफ मिल रहा है यहाँ पे या नेगेटिव हाफ मिल रहा होता। एनीवे, उसके बाद हमने यूज किया है फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर क्या करेगा कि इस कर्व को स्मूथ करेगा। हम लोग क्या चाहते थे, आइडियल डीसी चाहते थे। आइडियल डीसी कैसा होता है, जिसकी वोल्टेज सप्लाई और करंट की जो सप्लाई है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर। अलग अलग टाइप के फिल्टर है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आपने यूज किया है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है कि इस फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज को, जो कि आपका चौथा नंबर का जो ग्राफ है, इसको कन्वर्ट कर देता है एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई में, और बाद में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे एक डीसी आउटपुट मिल जाता है। तो ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है। अब हम बात करते हैं रेक्टिफायर के बारे में। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर में 3 टाइप को हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है, जिसका नाम है पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर और तीसरा है ब्रिज रेक्टिफायर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये रहा हाफ वेव रेक्टिफायर में, देखो क्या लगा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कर्सर दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये हमारा एसी इनपुट है, बीच में हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रखा है। ट्रांसफार्मर के बाद हमने एक तरफ के पे क्या लगा रखा है, डायोड लगा रखा है, जिसको हम डी बोल रहे हैं। और यहाँ पे हमारा लोड है। ध्यान देना, जब ये पॉजिटिव हाफ रहेगा, जब आपने देखा है ना कि जब हम एसी देते हैं तो 2 हाफ होते हैं, एक होता है पॉजिटिव हाफ, एक होता है निगेटिव हाफ। तो पॉजिटिव हाफ के लिए डायोड जो डी है वो क्या है, ये फॉरवर्ड बाइस है। तो फॉरवर्ड बाइस है तो क्या हुआ कि आपको आउटपुट मिला। लेकिन जब ये नेगेटिव वाला वहां पे पहुंचा तो नेगेटिव वाले के लिए ये क्या हो गया, रिवर्स बाइस हो गया, और रिवर्स बाइस हुआ तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिला है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये रहा कि यहाँ पे पॉजिटिव हाफ के लिए तो इनको मिल गया, लेकिन नेगेटिव हाफ, ये जो नेगेटिव पार्ट था, इसके लिए कोई यहाँ पे वेव नहीं बन पाया है, राइट, मतलब जीरो आउटपुट है। ये क्या काम कर रहा है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये हमने जो वेव की बात की, ये वेव फॉर्म बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि हियर ओनली वन डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज एट सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड किसको बोल रहे हैं, ट्रांसफार्मर का एक हो गया प्राइमरी साइड और दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी साइड। ठीक है, जिधर से आप इनपुट दे रहे हो उसको प्राइमरी बोलते हैं, और जिधर लोड लगा हुआ है उसको सेकेंडरी बोला जाता है। फिर हमने क्या लिख रखा है कि दिस डायोड इज फॉरवर्ड बाइस फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेक्स्ट में क्या हुआ, अगेन फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल इट इज रिवर्स बाइस एंड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू इट। वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये जो बहुत लेस अमाउंट ऑफ करंट जो पास होगा ना, इसको हम बोलते हैं ऑफसेट वोल्टेज। जहां पे आप बोल रहे थे कि जीरो आउटपुट होता है, तो बेसिकली यहाँ पे एक जीरो जैसा आउटपुट होगा, मतलब वेरी क्लोज टू जीरो, लेकिन वोल्टेज रहेगा या करंट रहेगा, उसको हम बोलते हैं ऑफसेट वोल्टेज या ऑफसेट करंट। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट है कि द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूनिडायरेक्शनल बट नॉट अ परफेक्ट डीसी। इसके बारे में हम लोग चर्चा पहले भी किया हमने कि देखो यहां से जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, वो नॉन अल्टरनेटिंग होगा, मतलब यूनिडायरेक्शनल होगा। अल्टरनेट नहीं करेगा तो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। लेकिन इसको परफेक्ट डीसी बोलना ये गलत है। क्यों, क्योंकि परफेक्ट डीसी कैसा होता है, जिसका कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट होता है। तो यहाँ तो देखो वेव बन रहा है, तो यहाँ पे अगले पल क्या हुआ, वोल्टेज की वैल्यू अलग हो गई, उसके अगले पल वोल्टेज बढ़ गया, फिर घट गया। तो ये जो बढ़ना और घटना हो रहा है, ये परफेक्ट डीसी का एग्जाम्पल नहीं है। अगला हमारे पास पॉइंट है कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, जिसको हम पीआईवी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, यही एग्जाम्पल में नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट द डायोड इज रिवर्स बाइस एंड ऑल द सेकेंडरी वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द डायोड। The maximum reverse voltage the diode must withstand is called peak inverse voltage। क्या मतलब हुआ इसका, कि देखो जैसे जैसे एक ऐसा टाइम आएगा कि रिवर्स बाइस में आपका डायोड जल सकता है। कब जलेगा, तो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद। तो हम बोलेंगे उस सर्टेन वोल्टेज जब तक कि वो विथस्टैंड कर पाए, मतलब नहीं जले, उसको हम क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। क्लियर है। तो हर डायोड का एक अपना पीआईवी मेंशन किया हुआ होता है कि भैया इतने वोल्टेज तक रिवर्स में ये चीज नहीं जलेगा, फॉरवर्ड में तो कभी नहीं जलेगा क्योंकि ये कंडक्टर जैसा बिहेव करने लग गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आता है कि फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो आई होप कि आपको पहले वाला जो पार्ट था जिसमें हमने पढ़ा कि हाफ वेव रेक्टिफायर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नोट्स यहां से आप देख के बनाते चलो। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर।
तो अब हमारी डिस्कशन इस बात पे थी कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, यूजिंग टैप्ड सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। देखो हमने फिर से वो क्या किया है, हमने यहाँ पे एसी इनपुट लिया, बीच में ट्रांसफार्मर लगाया, ट्रांसफार्मर के बाद हमने यहाँ पे सेकेंडरी साइड में हमने क्या लगा दिया है, दो डायोड लगाए हैं जिसका नाम है D1 एंड D2। और एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे टैप्ड है, सेंटर टैप्ड है, ट्रांसफार्मर के बीच में मतलब कॉइल के बीच में सेंटर टैप्ड एक यहाँ पे क्या है, लोड है। और इस चीज को इसीलिए हमने इसको बोला हुआ है कि सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर है ये। ओके, अब इसमें क्या हुआ, देखो पहले वाले में मतलब हाफ वाले में, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता था, एक ही डायोड लगा होता था, तो पॉजिटिव हाफ वाले को क्या करता था, वो रेक्टिफाई करता था, मतलब यूनि डायरेक्शनल बना देता था। इस बार हमने दोनों तरफ लगा दिया है, मतलब अगर पॉजिटिव हाफ D1 के पास पहुंचा है तो एट द सेम टाइम नेगेटिव हाफ जो है वो D2 के पास पहुंचा होगा, मतलब D1 से भी रेक्टिफाई हुआ और D2 से भी रेक्टिफाई हुआ। तो देखो यहाँ पे वेव फॉर्म कैसा दिख रहा है कि हमने एक साइकिल लिया है यहाँ पे एसी का, तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे आउटपुट जो हमको डीसी में दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है कि पॉजिटिव हाफ के लिए रेक्टिफाई हुआ, नेगेटिव हाफ के लिए भी रेक्टिफाई होके आपको क्या मिल गया, एक फुल वेव फॉर्म यहाँ पे दिख गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, मतलब दोबारा मैंने इसको नोट डाउन करा दिया है कि अ सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर इज यूज्ड हियर। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज हुआ है, बोलने का बार बार मकसद यही है कि सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर महंगे ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, वो आसानी से अफोर्ड नहीं किया जा सकता है, तो ये एक इसकी डिमेरिट में आ जाएगी कि यहाँ पे हमको सेंटर टैप्ड वाला चाहिए। एनीवे हम लोग उसको भी कंपैरिजन हमने देखा हुआ है, उसको भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, बट फिलहाल हम इसके बारे में बात करते हैं कि इन दिस रेक्टिफायर बोथ द हाफ साइकिल इनपुट इज यूज्ड, बोथ द हाफ साइकिल इनपुट इज यूज्ड। लेट्स अज्यूम D1 डायोड इज फॉरवर्ड बाइस फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड D2 डायोड इज फॉरवर्ड बाइस फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। मतलब D1 के लिए, D1 पॉजिटिव हाफ के लिए क्या है, फॉरवर्ड बाइस है, और D2 नेगेटिव हाफ के लिए फॉरवर्ड बाइस है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जब दोनों के पास पहुंचे होंगे एक एक बार, तो क्या हुआ होगा, तो ये D1 भी फॉरवर्ड बाइस हो गया, D2 भी फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो दोनों में आपको वेव फॉर्म मिल रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इन दिस वे बोथ द हाफ इनपुट साइकिल इज यूज्ड। तो दोनों इनपुट साइकिल जो है, दोनों हाफ जो है इनपुट साइकिल के, वो यहाँ पे यूज हो रहा है, रेक्टिफाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर का लॉस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं, जिसको अपन बोल रहे हैं ब्रिज, है ना। तो ये रहा अपना ब्रिज रेक्टिफायर। अब देखो ब्रिज रेक्टिफायर में भी क्या है, ये भी एक फुल वेव रेक्टिफायर है। कैसे, देखो यहाँ पे हमने लगा लिया है इनपुट, एसी इनपुट, बीच में ट्रांसफार्मर हमने यूज किया, और ट्रांसफार्मर यहाँ पे सेंटर टैप्ड नहीं है, दिख रहा है, कहीं पे हमने कनेक्शन नहीं रखा है। और यहाँ पे हमारे पास ब्रिज है, ब्रिज में हमने 4 डायोड लिया है, 4 डायोड लिया, और हमको वेव फॉर्म कैसा दिख रहा है, अगेन हमको फुल वेव जैसा दिख रहा है, मतलब ये एक फुल वेव रेक्टिफायर है। कैसे हुआ होगा सोचो, देखो जब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ चला होगा, तो पॉजिटिव हाफ चला होगा तो उस समय D2 और D4 फॉरवर्ड बाइस है, समझ पा रहे हो। D2 देखो यहां से करंट चला ऐसे 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 चला, और ये इधर जा रहा है, देख रहे हो। तो पॉजिटिव जब मिला, मतलब पॉजिटिव हाफ जब चला होगा, तो D2 एंड यहां से साइकिल से घूमते घूमते करंट यहाँ पे पहुंचा हुआ D4 के पास, तो D2 एंड D4 जो है वो फॉरवर्ड बाइस है फॉर पॉजिटिव हाफ। और जब नेगेटिव हाफ आया होगा, तो नेगेटिव इसके साथ मैच किया होगा, इसके साथ, तो D1 एंड D3 नेगेटिव हाफ के लिए क्या हो गया होगा, फॉरवर्ड बाइस हो गया होगा। तो पॉजिटिव हाफ के लिए भी फॉरवर्ड बाइस चीजें हैं, नेगेटिव हाफ के लिए भी फॉरवर्ड बाइस है। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक फुल वेव रेक्टिफाई हो जाएगा। अब यही चीज हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, इट रिक्वायर 4 डायोड बट नॉट अ सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर, क्योंकि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर महंगे होते हैं। अगला है कि ड्यूरिंग अ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज D2 एंड D4 कंडक्ट, क्या बोलता है, ड्यूरिंग अ पॉजिटिव हाफ साइकिल D2 एंड D4 कंडक्ट एंड D1 एंड D3 डू नॉट कंडक्ट। सही है, पॉजिटिव हाफ के लिए D1 एंड D3 जो है वो क्या है, रिवर्स बाइस है, तो वो कंडक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो इसका पाथ कैसे बन रहा होगा, देखो पाथ ऐसे, कर्सर देखो मेरा ध्यान से, यहाँ पे ये D2 फिर इधर आया और यहाँ पे D4। फिर नेगेटिव हाफ के लिए क्या हो रहा होगा, देखो यहां से चल के आया होगा इधर और फिर इधर, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया। तो इस तरीके से क्या हो गए होंगे, यहाँ पे चीजें फुल वेव रेक्टिफाई हो रहा होगा। अच्छा नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे लिख रखा है कि D1 एंड D3 डू नॉट कंडक्ट। अच्छा, अगेन ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द सेकेंडरी वोल्टेज D1 एंड D3 कंडक्ट एंड D2 एंड D4 डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर
हम बोलेंगे कोई भी पावर सप्लाई को ये फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, तो एक टाइम पे मतलब फॉर पॉजिटिव हाफ 2 डायोड एक्टिवेटेड है, फॉर नेगेटिव हाफ अगेन 2 डायोड एक्टिवेटेड है। अब हम बात करते हैं कि मेरिट ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर ओवर अ फुल वेव रेक्टिफायर। देखो दोनों तो फुल वेव रेक्टिफायर है, तो ब्रिज का क्या मेरिट है इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि द सेंटर टैप्ड सेकेंडरी वाइंडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। दूसरी बात हमने रखा है कि इफ स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑफ वोल्टेज इज नॉट रिक्वायर्ड, द ब्रिज रेक्टिफायर मे बी कंस्ट्रक्टेड इवन विदाउट यूजिंग एनी ट्रांसफॉर्मर। बोलता है कि अगर स्टेप अप और स्टेप डाउन वाला चक्कर नहीं है, नहीं करना है हमको स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप आपको पता होगा वोल्टेज को बढ़ा देना, स्टेप अप वोल्टेज को घटा देना, स्टेप डाउन। तो अगर आपको वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना नहीं है तो आपको ट्रांसफार्मर यूज करने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो ये इसका बेनिफिट हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट बोलता है कि पीआईवी जो है पीक इनवर्स वोल्टेज जो कि है पीआईवी ऑफ ईच डायोड इज इक्वल टू पीक सेकेंडरी वोल्टेज, बट इन फॉरवर्ड rectifier using center tap transformer, PIV is non-conducting diode is PIV of non-conducting diode is twice of VM। समझाता हूं क्या है। देखो बोलता है कि PIV जो है, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई अपना जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, जो कैपेसिटी है जिसमें कि डायोड नहीं जलेगा, मान लो वो 10 है, तो 10 है तो 11 होने पे क्या हो जाएगा, 11 होने पे वो जल जाएगा, राइट। अगर मैंने 2 डायोड लगा दिया तो दोनों को अब 11 जो है वो 5.5 और 5.5 में बट गया होगा, तो उस समय 11 पे होने पे मतलब 11 वोल्ट हो जाने पे तो भी क्या होगा, अगर 2 डायोड यूज करेंगे तो आपका रेक्टिफायर नहीं जलेगा या डायोड नहीं जलेगा। इसी चीज को मैंने यहाँ पे समझाया है। डिमेरिट की बात कर लेते हैं। डिमेरिट में क्या है कि अगर आपको ब्रिज रेक्टिफायर का डिमेरिट कुछ है, क्या डिमेरिट है, तो बोलता है कि इन ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड्स आर नेसेसरी। डायोड भी चूंकि महंगे होते हैं लेकिन एज कंपेयर टू ट्रांसफार्मर ये सस्ते होते हैं, तो लेकिन इसका डिमेरिट में आएगा कि भैया वहां पे तो 2 ही ट्रांसफार्मर 2 ही डायोड यूज करते थे, यहाँ पे तो आपको 4 यूज करना पड़ेगा। नाउ सेकंड पॉइंट है कि व्हेन लो डीसी वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, 2 डायोड वोल्टेज ड्रॉप बिकम सिग्निफिकेंट। बोलता है कि देखो अगर आपको छोटा सा वोल्टेज पे काम करना है तो छोटे वोल्टेज के लिए डायोड से जो ड्रॉप होगा वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, मतलब काफी ज्यादा वो वैल्यू रख रहा होगा। मान लो हमको बात करनी है 0.2 वोल्ट पे, तो 0.2 वोल्ट पे अगर हमको रेगुलेट करनी है चीजों को, तो वहां पे जो डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। मान लो वहां पे आ रहा है 0.2 0.1, तो 0.1 0.2 के सामने नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये इसकी क्या हो गई, डिमेरिट हो गई। तो इस लेक्चर में हमने यहाँ पे कंप्लीट किया रेक्टिफायर। उम्मीद है कि आपको रेक्टिफायर में तीनों पार्ट समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो यहीं तक था अपना आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।